और आज का दोनों दिन का न्यूज़पेपर हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। परसों जो मैंने आपको एक छोटी सी पीडीएफ भेजी थी, बस आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। जो परसों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो आज कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो 24 जून यानी कि कल पासपोर्ट सेवा दिवस था, ये याद रखेंगे। आज संविधान हत्या दिवस और डे ऑफ सी फेयरर्स। डे ऑफ सी फेयरर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि सी फेयरर्स के ऊपर इस समय बहुत ज्यादा खतरा है ना। स्टेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर वहां पे सी फेयरर्स, 3 सी फेयरर्स इंडिया के मारे भी गए, है ना। शिप भी डुबा दी हमारी यूएस ने, तो इसलिए ये दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं पासपोर्ट सेवा दिवस क्या है। पासपोर्ट सेवा दिवस इसलिए मनाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मनाती है इसको। और किस लिए मनाया जाता है? ताकि इंडिया का जो एफर्ट है टुवर्ड्स फास्ट, ट्रांसपेरेंट, डिजिटल और सिटीजन फ्रेंडली पासपोर्ट सर्विस, उसको आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब एक जजमेंट क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। कहा है कि भाई ये जो पासपोर्ट है ना, ये पासपोर्ट केवल और केवल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी एसआईआर हुआ तो ये टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एसआईआर के अंदर पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट था जिसको कि एसआईआर में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, आधार कार्ड को कहा गया कि आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ये तो कई बार कह चुके, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ठीक है, लेकिन पासपोर्ट जो कि हम यानी कि इंडिया और स्पेशली जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, वो भी पासपोर्ट को क्या मानती आई है? हमेशा से डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप मानती आई है। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कह दिया कि पासपोर्ट क्या नहीं होगा? डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप नहीं होगा। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे जो लोग जुडिशरी का दे रहे हैं उनमें तो प्रीलिम्स में आ सकता है, और क्लैट और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। पासपोर्ट इज अ डैश, और नीचे दे देंगे 4 ऑप्शंस: डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप, डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रेवल, डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ जो भी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें हमको क्या लगाना है? डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रेवल है। इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पासपोर्ट क्या करता है? हम लोगों को फॉरेन में ट्रेवल करने के लिए हेल्प करता है। पास फॉरेन पोर्ट्स, एयरपोर्ट से पास करने के लिए, जैसे ट्रांजिट फ्लाइट्स है तो वहां से पास करने के लिए हमें हेल्प करता है। आइडेंटिटी स्टैब्लिश करता है इंटरनेशनल ट्रेवल के दौरान। काउंसलर प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें हमको पासपोर्ट से मिलती है। ठीक है, एक सेकंड में बस पानी भर लूं। तो आप लोगों ने पासपोर्ट तो देखा होगा, है ना? वो नीले रंग का होता है, एक छोटी सी डायरी होती है नीले रंग की। उसके ऊपर इंडिया का एम्बलम बना होता है ना। उसके ऊपर लिखा होता है इंडियन सिटीजन। तो क्या उसके ऊपर इंडियन सिटीजन होना सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है? जो अभी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग कंक्लूसिव प्रूफ शायद नहीं समझते होंगे। कंक्लूसिव प्रूफ होता है जिसके अगेंस्ट कोई और एविडेंस ना दिया जा सके। जैसे मान लो मैं 18 साल से कम का हूं और मैं कोई क्राइम कर दूं, तो मैं 18 साल से कम का हूं, ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है। अब 18 साल से कम का होते ही मेरे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेज दिया जाएगा, मेरे ऊपर नॉर्मल ट्रायल नहीं चल सकता। मैं 7 साल से नीचे का हूं, कंक्लूसिव प्रूफ है, मैंने कोई भी क्राइम किया, मेरे अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं चल सकता, कोई ट्रायल नहीं चल सकता, कोई मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता, 7 साल से नीचे का हूं मैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ है, इसके अगेंस्ट कोई रिबट नहीं आ सकता। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट इसको क्या कहा पासपोर्ट को, कि कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का। प्रूफ हो सकता है, इट मे बी अ डॉक्यूमेंट, इट मे बी अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट टू प्रूव योर सिटीजनशिप, बट इट कैन नॉट बी अ कंक्लूसिव प्रूफ।
ठीक है, क्योंकि जो हमारी सिटीजनशिप है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, 2004, 2002, 1985, इन सब से गवर्न होती है। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट जितने भी इंडिया के अंदर, उनको हम लोग किसी एक दिन, सबको एक दिन सिटीजनशिप, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस साल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको एक दिन हम लोग सबको सारे एक्ट्स को देखेंगे कि किस किस तरीके से आए, किस एक्ट ने क्या क्या प्रोविजन किए, 2019 में क्या प्रोविजन किए, 2014 में क्या प्रोविजन हुए, है ना, 2014 की क्या कट ऑफ है, तो वो सारी चीजें हम लोग एक दिन देखेंगे, इंपॉर्टेंट रहती है वो। ठीक है, तो एमईए ने क्या बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या बोला है कि पासपोर्ट जो है वो मेनली ट्रैवल डॉक्यूमेंट है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, लेकिन प्रूफ नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। एक ये संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी, जो 1977 तक चली, 2 साल इमरजेंसी चली। आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इमरजेंसी के अंदर ये लगाई गई थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की थी, यानी कि डिक्लेरेशन किया था। ठीक है, याद रखेंगे। डार्केस्ट फेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहा जाता है इसको। इसके अलावा डे ऑफ सी फेयरर्स है ना, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसको सेलिब्रेट करती है सी फेयरर्स की सेफ्टी के लिए, सी फेयर, ताकि एक्सीडेंट, मेंटल स्ट्रेस, हार्श वेदर, लॉन्ग आइसोलेशन, प्राइवेसी, इन सबसे उनको क्या करा जा सके, बचाया जा सके, कॉन्फ्लिक्ट जोन से बचाया जा सके। ठीक है, और ये किससे लागू होता है, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन क्या है, यूएन क्लॉज आप लोगों को पता है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन है 2006 का, और एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो, UN maritime body secures safety pledges to evacuate ship stuck in Persian Gulf। ठीक है, यूएन क्या कह रहा है कि जो पर्शियन गल्फ के अंदर सी फेयरर्स और शिप्स फंसे हुए हैं, उनको हम लोग सेफली वहां से निकालेंगे, पर्शियन गल्फ से निकालेंगे। पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करने के लिए कौन सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन में है ना, क्योंकि वहां पे आईआरजीसी ने कब्जा किया हुआ है, वो आने जाने के लिए रोक लगाई हुई है ना, तो उसके लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है, यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, और यूएन की जो फंडामेंटल बॉडीज हैं उसके अंदर डिफरेंस होता है, इसको हल्का सा ध्यान रखना, है ना। जैसे डब्ल्यूटीओ क्या है, स्पेशलाइज्ड बॉडी है, या उसकी वो है बॉडी, मतलब प्रिंसिपल बॉडी है, प्रिंसिपल बॉडी है डब्ल्यूएचओ, या फिर स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, क्या है। हाँ जी, बताओ, आप लोग बताओ। अनुष्का, दोनों अनुष्का, मार्गदर्शी, लकी, आदित्य। देखो सर आई डब्ल्यू थिंक एच ओ है। प्रिंसिपल हाँ बॉडी जी, है। हाँ जी, सर आई थिंक प्रिंसिपल बॉडी है यूएन की। प्रिंसिपल बॉडी है यूएन की डब्ल्यूएचओ, नहीं स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ना डब्ल्यूएचओ, तो प्रिंसिपल बॉडी में नहीं आएगी। ठीक है, प्रिंसिपल बॉडी में आती है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और 6 वो है सर फंडामेंटल इसमें बॉडीज। इन दोनों बॉडीज में डिफरेंस क्या है? जो फंडामेंटल बॉडीज हैं वो तो यूएन का ही पार्ट है, और यूएन क्लॉज हो गया, और आईएमओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, ये किसी स्पेशल काम के लिए सेटअप की गई हैं। जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए आईएमओ, हेल्थ के लिए डब्ल्यूएचओ, है ना। और इनका कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीके से इनका कॉन्ट्रैक्ट है यूएन के साथ, ये यूएन की बॉडीज नहीं है, यूएन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये होती है स्पेशलाइज्ड बॉडी और प्रिंसिपल बॉडी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो क्या है, वो प्रिंसिपल बॉडी है, और आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, कोई बताएगा मार्गदर्शी। कोई भी बता दो, अनुष्का, लकी, आदित्य। नहीं, आईसीसी यूएन की बॉडी ही नहीं है, यूएन से कोई लेना देना नहीं है उसका, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, रोम स्टेट्यूट से बनी थी वो।
रोम स्टेट्यूट है, रोम स्टेट्यूट से स्टैब्लिशमेंट होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। उसका यूएन, ना तो वो यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है और ना ही प्रिंसिपल ऑर्गन है। प्रिंसिपल ऑर्गन इज द करेक्ट वर्ड, प्रिंसिपल ऑर्गन और स्पेशलाइज्ड बॉडी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से हो गए, जैसे यूएन खुद, यूएनजीए हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया। तो ये सब क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है, जो यूएन से ही बने हैं, ठीक, याद रहेगा। तो ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है ना, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूएन क्लॉज हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है, जो कि समुद्र के अंदर किस तरीके के नियम चलेंगे वो हमको बताता है। सबसे पहला नियम है ट्रांजिट पैसेज। ट्रांजिट पैसेज यानी कि जहां पे कोई स्ट्रेट है, कोई पैसेज है, तो उसको फ्रीली यूज करने की आजादी होनी चाहिए सभी लोगों के पास। अब ये हमने 3-4 दिन पहले इसके बारे में डिस्कस किया था ना, कि कैसे हम लोग ईईजेड टू ईईजेड ट्रांजिट कर सकते हैं, किया था क्या डिस्कस। यूएन क्लॉज के बारे में आप लोगों को जानकारी है, यूएन क्लॉज। जी अनुष्का अग्रवाल जी, एक बार अपना माइक खोले हुआ। Yes, sir. जी, यूएन क्लॉज के बारे में क्या जानते हो आप? No, sir. I don't know. कोई आइडिया नहीं है। No, sir. समुद्रों का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीज, इसको बोलते हैं यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। समुद्र के अंदर क्या नियम चलेंगे, ठीक है। यूएन क्लॉज के हिसाब से जो समुद्र है उसको बांटा गया है अलग अलग हिस्सों में। जैसे जो हमारी सी शोर है, यानी कि जो हमारा समुद्र है, जो हमारी धरती से लगता है, यानी कि इंडिया से लगता हुआ जो समुद्र है, वो कैसे डिवाइड होगा, कैसे पता चलेगा कहां तक हमारा समुद्र है और कहां पे इंटरनेशनल सी शुरू हो गया, इंटरनेशनल वाटर शुरू हो गया। तो उसके लिए बना है यूएन क्लॉज। अब यूएन क्लॉज कहता है कि जो बेस लाइन है, ये तो अजीब सा बनाया हुआ है, चलो ये वाला देखते हैं, ठीक है, ये वाला ठीक है, ठीक है। ये होती है बेस लाइन, जहां से समुद्र शुरू होता है और थोड़ा सा जो एरिया होता है जहां पे हाई टाइड लो टाइड आती है, तो जहां पर लो टाइड आती है, जहां तक लो टाइड रहती है, वहां से बेस लाइन शुरू होती है, यहाँ तक भी पानी आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक भी पानी आ सकता है। और यहाँ से होती है बेस लाइन शुरू। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल जोन कहलाता है। वो तो एकदम टेरिटोरियल जोन है, यानी कि बिल्कुल जमीन की तरह, उस कंट्री के हिस्से की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि टोटल 24 नॉटिकल माइल्स तक माना जाता है कंटिजेंसी जोन। कंटिजेंसी जोन के अंदर भी कंटेजियस जोन के अंदर भी जो पीसफुल जो शिप्स सेल कर रही हैं उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। अगर कंटेजियस जोन से दूसरे कंटेजियस जोन में कोई ट्रांजिट, यानी कि कोई पैसेज जा रहा है, कोई स्ट्रेट है जो कनेक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कोई भी किसी भी तरीके का ब्लॉकेज नहीं लगाया जा सकता। 24 नॉटिकल माइल्स के आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक ईईजेड होता है। ईईजेड यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी हम लोग किसी भी तरीके का रोक नहीं लगा सकते इंटरनेशनल सी फेयरर्स के ऊपर। उसके आगे हाई सी है, हाई सी में तो किसी तरीके की रोक लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हाई सी क्या है, शेयर्ड एसेट है दुनिया का, ये पूरी दुनिया का है, ये किसी देश का नहीं है, ठीक है। अब यूएन क्लॉज के अगेंस्ट चाइना किस तरीके से करता है वो सारी चीजें हम लोग आगे कभी देखेंगे, इंपॉर्टेंट रहती है वो सारी चीजें, है ना। तो ट्रांजिट पैसेज के ऊपर बताया कि ईईजेड से एक ईईजेड से दूसरे ईईजेड जाने के लिए रोक नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। कोस्टल स्टेट का क्या रोल होगा, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके बराबर में जो स्टेट है उनका क्या रोल होगा। तो कहते हैं ईरान एंड ओमान आर कोस्टल स्टेट अराउंड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। कोस्टल स्टेट में रेगुलेट नेविगेशन फॉर सेफ्टी, बट दे कैन नॉट आर्बिटरीली लॉक इंटरनेशनल नेविगेशन। ये नहीं कह सकते कि हम यूएस का तो शिप नहीं जाने देंगे लेकिन चाइना का जाने देंगे, ऐसा नहीं कह सकते। जैसा चल रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, वो कहते हैं कि हम इजराइल और यूएस के जितने भी बेस्ड शिप्स हैं, आईआरजीसी वाले ये कहते हैं, आईआरजीसी समझते हो ना, हाँ,
अनुष्का, अनुष्का अग्रवाल जी, स्पेशली आपके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी सबने तो कई कई बार चीजें पढ़ी हुई हैं। आपको जो भी पॉइंट समझ में ना आए, जो भी टर्म समझ में ना आए जो मैं बोल रहा हूँ या यहाँ पर लिखी हुई है, जो पॉइंट जो टर्म समझ नहीं आ रहा है, प्लीज माइक खोल के पूछ लो बेझिझक, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि हम लेट हो जाएंगे कहीं जाने के लिए, ठीक? अभी खुला हुआ है, लेकिन ये डील जो साइन हुई है ना, ये डील अभी टेम्परेरी है। ये 60 दिन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, न्यूक्लियर डील पे डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियर डील किस तरफ बैठती है। अगर न्यूक्लियर डील इनकी हो जाती है, अभी आज ही की न्यूज है, मैं आपको बताऊं तो ईरान ने मना कर दिया आईएईए के लोगों को, अपने जहां पर वो बम फटा था ना उनके न्यूक्लियर साइट पे, वहां जाने के लिए मना कर दिया कि हम नहीं जाने देंगे, ठीक है? आईएईए क्या है? अनुष्का अग्रवाल जी, अनुष्का अग्रवाल जी, माइक खोल लीजिए Yes, अपना। sir. हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा ना तो कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, बाकी सबको समझ आ रहा है। बाकी सबको इसे समझ आ रहा है क्योंकि वो कई दिन से क्लास कर रहे हैं, 2-3 महीने हो गए इनको करते हुए। सर आई ही बार तो एक बार मेरे को भी बता देना। आईएईए, हाँ, तो आईएईए होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये क्या करती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? ये दुनिया भर में ये देखती है कि कहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है, कहाँ पर न्यूक्लियर बम बन रहा है, कहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं, सिविलियन यूज के लिए बनाई जा रही है, मिलिट्री यूज के लिए बनाई जा रही है, इन सबकी रिपोर्ट बना के देता है। उस रिपोर्ट के आधार पे फिर कंट्रीज क्या करते हैं, एक्ट करते हैं कि उस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाना है या उसको आइसोलेट करना है, क्या करना है उसके साथ, ये सारी फिर बाकी के देश तय करते हैं। आईएईए का काम क्या है? केवल ये देखना कि न्यूक्लियर डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, कहीं मिलिट्री डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा। हाँ, ठीक है। तो कोस्टल स्टेट्स का रोल क्या होगा कि वो ब्लॉकेड नहीं लगा सकते, आर्बिटरीली ब्लॉकेड नहीं लगा सकते, चार्ज ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, किस नाम पे? सर्विसेज के नाम पे, कि हम तुम्हें सर्विसेज देंगे, यहाँ पर सेफ्टी देंगे, यहाँ पर सर्विसेज देंगे। जैसे सुएज कैनाल के अंदर सर्विसेज मिलती है ना इजिप्ट की, तो पैसे लेता है। ऐसे पनामा कैनाल है, पनामा कैनाल से पास होने के लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोलिक जेट्स हैं उनके पास जिससे वो शिप को पूरा ऊपर नीचे उठा के पार कराते हैं उसको, सुएज कैनाल को या पनामा कैनाल को, ठीक है? तो उस तरीके के चार्जेस लिए जा सकते हैं, लेकिन ब्लॉकेड नहीं लगाया जा सकता, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब एक ये आर्टिकल निकला है, एविडेंट डिस्ट्रेस। एविडेंट डिस्ट्रेस क्या कह रहा है? एविडेंट डिस्ट्रेस कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ अनुष्का, अनुष्का अग्रवाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पता है क्या है आपको? अनुष्का जी आप अपना माइक खोल लो, आप ये मत सोचो कि मैं आपको ग्रिल कर रहा हूँ या आपका टेस्ट ले रहा हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपको मुझे Yes, कहाँ sir. से तैयारी करानी शुरू करनी है। हाँ जी, जी बताइए अनुष्का जी। Yes, sir. पता है मुझे. अ, क्या चीज पूछी? हाँ, वेस्ट एशिया क्राइसिस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मैंने पूछा था। आप कह रहे हो आपको मालूम है उसके बारे में, ठीक है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड हम लोग जो डिटेल में देखते हैं वो हम लोग किसी दिन देख लेंगे, है ना? लेकिन अभी आपको मोटा मोटा पता है कि वहां पर लड़ाई चल रही है यूएस, ईरान और इसराइल की, है ना? ठीक है। तो Yes, sir. वेस्ट एशिया क्राइसिस एक्सपोजिंग, क्या कह रहे हैं ये आर्टिकल, कि एक्सपोजिंग वीकनेसेस, एग्जिस्टिंग वीकनेसेस इन इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी वीक तो है ही, लेकिन वेस्ट एशिया क्राइसिस ने क्या किया, उन वीकनेसेस को एक्सपोज कर दिया, दुनिया के सामने ला दिया, ठीक है? तो मेन आर्गुमेंट क्या है? इंडिया इज फेसिंग बोथ एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल डिमांड वीकनेस, क्योंकि हमारा इंटरनल जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, हाउस होल्ड कंजम्पशन, वो भी कम है, वो भी वीक है। इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, डेटा आता रहता है इसके बारे में, है ना? तो इंपॉर्टेंट डेटा मेंशन, इसके अंदर डेटा क्या मेंशन किया गया? अभी परसों जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया ना, उसके अंदर एक टॉपिक है आईआईपी। आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सॉरी आईसीआई है क्या आईआईपी है उसके अंदर? आईसीआई है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। एक होता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज और एक होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन।
अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है, उसको समझ लो, है ना। आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ओवरऑल इंडिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको एसेस करता है कि कितनी ग्रोथ हो रही है, डिफ्लेशन हो रहा है, मतलब कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ग्रोथ हो रही है या स्टैग्नेंट है। ठीक है, इसका 40%, इसका 40% जो है वो होता है कोर इंडस्ट्रीज। और कोर इंडस्ट्रीज का जो डेटा आता है उसको बोलते हैं आईसीआई, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं? 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। इन 8 कोर इंडस्ट्रीज को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर इंडस्ट्री, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर इंडस्ट्री। ठीक है, तो कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, ध्यान से देखो, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी हमने कोर इंडस्ट्रीज के तौर पे ली हैं, ये कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, ये रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रही है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए। कोल निकलेगा तो क्या होगा? थर्मल पावर प्लांट चलेगा, और तमाम दुनिया भर के प्लांट्स चलेंगे, क्लीन चलेंगे, भट्टे चलेंगे जहां पर भी हीट की जरूरत है। जैसे कांच की इंडस्ट्री है, कांच को पिघला के फिर उसका आकार बदला जाता है, तो उसको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए, तो ऐसी जगहों पर कोल का इस्तेमाल होगा, है ना। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ने से एक तो हमारा जो इंटरनेशनल डिपेंडेंस है वो कम होगा। अगर हम अपना इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। इंपोर्ट कम करना पड़ेगा तो इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। इंपोर्ट बिल कम होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आएगी। बाकी जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से निकलने वाले बहुत सारे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स भी क्रूड ऑयल से ही चलेंगे, है ना। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या हो गया? जो भी उसके अंदर डीजल निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है, केरोसिन निकल रहा है, पेट्रोलियम जेली निकल रही है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए। तो इसके अंदर क्या कमी आ रही है, बढ़ रहा है। नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस भी दुनिया भर में हीट जनरेट करने के लिए काम में आता है अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर। तो बाकी इंडस्ट्रीज ग्रो कब करेंगी, कैसे पता चलेगा? मेन इंडिकेटर है आईसीआई, यानी कि पहला इंडिकेटर कौन देगा? आईसीआई देगा, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज देगा, कि कोर इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। उससे पता चलेगा कि हमारी बाकी की इंडस्ट्रीज कैसा परफॉर्म करने वाली है अगले महीने। इस महीने का आईसीआई, अगले महीने का आईआईपी, समझे? यानी कि अगर हमको पता चल रहा है कि इस महीने आईसीआई कम जा रहा है, तो अगले महीने आईआईपी भी डाउन जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजर्स हैं, एग्रीकल्चर के अंदर यूज होते हैं, तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा किससे पता चल सकता है? कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। स्टील है, कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होता है, रोड बनाने के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, बहुत तमाम जगह स्टील का यूज होता है। इवन हम स्टील को एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो स्टील का अगर प्रोडक्शन गिर रहा है, इसका मतलब बाकी की इंडस्ट्रीज भी अफेक्टेड है, हमारा एक्सपोर्ट भी अफेक्टेड है। सीमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन जहां पे हो रहा है, जहां प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो चाहे वो किसी भी तरीके के हो, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो, तो वहां पर सीमेंट यूज होगा। इवन हम लोग सीमेंट को एक्सपोर्ट भी करते हैं यूरोप को, तो एक्सपोर्ट के अंदर भी ये हमारा इंडिकेटर बन के आता है सीमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हमको पता चलेगा कि इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा चल रही है, ग्रो कर रही है। चाहे हमको हाइड्रोजन बनानी हो, चाहे हमको ग्रीन हाइड्रोजन बनानी हो, चाहे कुछ भी बनाना हो, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी हमारी बेसिक नीड है। ठीक है ना, बिजली के बिना कैसे चलेगी फैक्ट्री? तो कोई भी फैक्ट्री चल रही है, कोई भी इंडस्ट्री चल रही है, तो वो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ जो है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो हमको पता चल जाएगा कि बाकी की इंडस्ट्रीज भी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये बेसिक इंडिकेटर है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेके। ठीक है, कोर सेक्टर शटडाउन मैटर क्यों करते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वीक दिखाई देगी, डिमांड इन इकोनॉमी इज स्लोइंग, ये पता चलेगा कि इकोनॉमी में डिमांड कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस में फॉल, जॉब्स एंड वेजेस में भी अफेक्टेड, क्योंकि भाई जब प्रोडक्शन कम होगा, तो पहले मैं 100 यूनिट XYZ बना रहा था, XYZ कोई भी सामान हो सकता है, 100 यूनिट बना रहा था। जिस 100 यूनिट को बनाने के लिए महीने में मुझे 5 मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, अब मैं बना ही 50 रहा हूं,
तो 2.5 मजदूर तो मैंने फालतू में रखे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, उनको निकाल दूंगा, तो उससे जॉब लॉसेस भी होंगी, है ना। तो ये इंडिकेटर है पूरे ओवरऑल इकोनॉमी का। गवर्नमेंट रिवेन्यू में ऑल्सो सफर, सरकार भी तो यहीं से रिवेन्यू कमाती है, टैक्स यहीं से कमाती है कि मैं जितना भी सामान बेचूंगा उसके ऊपर सरकार क्या लेगी, टैक्स लेगी, जीएसटी लेगी, अलग अलग तरीके के टैक्सेस है, कस्टम ड्यूटी है, ये है। तो उन सब में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो अब देखो, अब हम सेक्टर वाइज देखते हैं थोड़ा सा, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। द आर्टिकल हाईलाइट्स डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन, पिछले महीने भी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, कम हुई थी साइज, और इस महीने भी और कम हो गई, ठीक है। दिस इज वरिंग बिकॉज इंडिया इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स, हम लोग इंपोर्ट करते हैं एनर्जी, उसके ऊपर डिपेंडेंस और ज्यादा बढ़ेगी। सीएडी यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा इंटरनल प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है। अब गैस जो है वो केवल और केवल हीट के लिए ही नहीं, फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी गैस का यूज होता है, नेचुरल गैस का। तो फर्टिलाइजर में भी कमी आएगी, और फर्टिलाइजर हम लोग वैसे ही इंपोर्ट करते हैं, और फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में कमी आएगी, इसका मतलब सीधे सीधे एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेगी। एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेगी तो क्या होगा, वो अगले आर्टिकल में देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की इन्होंने बात की। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है कि दुनिया भर में सारे देश क्या करते हैं कि थोड़ा सा पेट्रोलियम का रिजर्व बना के रखते हैं, कि 40 दिन का पेट्रोलियम का रिजर्व बना लिया, 20 दिन का बना लिया, कि हमारा ये तो हम यूज करेंगे ही नहीं, कब यूज करेंगे, जब कोई क्राइसिस आएगा, जैसे अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस आया, है ना। तो दुनिया भर के देशों ने क्या किया, अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व थोड़ा थोड़ा यूज किया, ठीक है, जितना इंपोर्ट कर सकते थे किया, बाकी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से यूज किया अपना पेट्रोलियम, ठीक है। जैसे चाइना के पास इस टाइम सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, ठीक। इंडिया के पास नाम मात्र को स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, बहुत छोटा सा रिजर्व है हमारा, 22-23 दिन का, जो कि अभी खत्म भी होने वाला था, और अभी तो फिलहाल ब्लॉकेड हट गया है, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है। फर्टिलाइजर सेक्टर बीच में ये भी तो हो गया था ना कि पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया था। आप पेट्रोल पंप पे जाओ, पेट्रोल पंप वाले कह देते थे कि पेट्रोल नहीं है, खत्म है पेट्रोल, ऐसा कई दिन चला, है ना। नेचुरल गैस के भी रिजर्व्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है इंडिया के पास, ठीक है। नेचुरल गैस भी हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कतर से, जो हमारा सबसे ज्यादा बड़ा इंपोर्ट पार्टनर है नेचुरल गैस के अंदर, वो कतर। तो कतर से ज्यादातर नेचुरल गैस आती है, कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर भी मैंने आपको बता दिया, फर्टिलाइजर और गैस का क्या लिंक है, ठीक है ना। फर्टिलाइजर क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है, उससे खाना बनेगा अपना। कोल और इलेक्ट्रिसिटी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसका भी इफेक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर आएगा, है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट में राइस, तो इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो सकती है, क्योंकि कोल से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल से 43 पर अभी हम लोग ये कह रहे हैं, देखो आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि इंडिया जो है 2025 के अंदर अपना एनडीसी जो 2030 का था उसको फुलफिल कर चुका है। किस चीज के अंदर, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अंदर, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अंदर, किस चीज की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कैसे, नॉन फॉसिल फ्यूल से, यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल से हम लोगों की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी क्रिएट करने की, बिजली बनाने की, वो 50% है। यानी कि हम अगर उसको ऑप्टिमाइज करें तो 50% एनर्जी हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से बना सकते हैं, लेकिन अभी भी 43% एनर्जी हम लोग केवल और केवल कोल से बना रहे हैं, 43% कोल से ही बना रहे हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50% जरूर है, लेकिन यहां से मुश्किल 15 से 20% हम लोग एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको हम सिर्फ 15 से 20% ही यूज कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये एक इशू है, क्योंकि हमारा जो ग्रिड है वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, वो मॉडर्नाइज्ड नहीं है। इसके ऊपर भी परसों किया, उससे पिछले दिन आर्टिकल छपा था कि अब हमको और सोलर पावर प्लांट, सोलर पैनल लगाने की जरूरत नहीं है, हमको और विंड मिल लगाने की जरूरत नहीं है, हमें उनको प्रॉपरली ग्रिड से कनेक्ट करने की जरूरत है, ग्रिड की कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि ग्रिड ही फेल हो जा रहा है। एनर्जी तो हम पर्याप्त बना रहे हैं, लेकिन हम ग्रिड तक पहुंचा ही नहीं पा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लाइन ही नहीं है, तो जो एनर्जी बन रही है वो वेस्ट हो रही है बहुत सारी, है ना। तो ये एक इशू है। जीएसटी रिवेन्यू डिमांड इंडिकेटर क्या है कि
The article says domestic GST revenue contracted 2.6% in May 2026. GST revenue collection जब कम होता है तो हमको इससे क्या पता चलता है कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड गिर रही है, यानी कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन गिर रहा है, यानी कि हमारे पास पैसा नहीं है, इंडियन हाउस होल्ड के पास पैसा नहीं है बाहर जाके खर्चा करने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन लेके आ सकता है। ठीक है, ये यही कहना कि डिमांड प्रॉब्लम है, सप्लाई इस टाइम प्रॉब्लम नहीं है। सप्लाई तो है लेकिन डिमांड ही नहीं है, लोग खरीदने ही नहीं जा रहे हैं। दुकान पे मैगी मिल तो रही है मगर आप लोग खरीद ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं खरीद रहे हो मैगी? क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है, मम्मी ने पैसा दिया ही नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है? लो रियल वेज ग्रोथ, आपकी पॉकेट मनी में इजाफा नहीं हो रहा, आपकी पॉकेट मनी स्टैग्नेंट है, महंगाई तो हो गई। अब आप सिर्फ चॉकलेट खरीद पा रहे हो, मैगी नहीं खरीद पा रहे चॉकलेट के साथ। ठीक है, राइजिंग इन्फ्लेशन, वही मैंने आपको कहा, महंगाई बढ़ गई। वीक परचेजिंग, आपकी परचेजिंग पावर, इससे क्या हुआ कि आपकी सैलरी तो नहीं बढ़ी या कम हो गई आपकी पॉकेट मनी या सैलरी, लेकिन महंगाई बढ़ गई तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई? कमजोर हो गई। अब आप पहले मैगी, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स और चॉकलेट 4 चीज खरीद पा रहे थे 100 रुपए के अंदर। अब 100 रुपए के अंदर केवल मैगी खरीद पा रहे हो और चॉकलेट खरीद पा रहे हो। चिप्स और कोल्ड ड्रिंक आपको क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा कि नहीं खरीद पाऊंगा साहब, इतनी तो मुझे पॉकेट मनी नहीं मिली मम्मी से। तो जब पॉकेट मनी नहीं मिली तो आप नहीं खरीद पाओगे। इसका क्या मतलब है? वीक डिमांड। आप जाके दुकान पे डिमांड ही नहीं कर रहे हो कोल्ड ड्रिंक की और चॉकलेट की, है ना? सप्लाई तो है, दुकान वाले के पास तो रखी है चॉकलेट, आप नहीं खरीद पा रहे हो। डेफिशिएंट मॉनसून का कंसर्न है क्योंकि सुपर अल्नीनो आ रहा है। अब अगले आर्टिकल में इसी के ऊपर है। इंडियन इकोनॉमी जो है रेजर ब्लेड के ऊपर खड़ी है, दो धारी तलवार के ऊपर खड़ी है। दो धारी तलवार, रेजर ब्लेड। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसके अंदर? कह रहे हैं कि द आर्टिकल हाईलाइट्स दैट इंडियाज एग्रीकल्चर इज स्टैंडिंग ऑन रेजर एज बिकॉज, क्यों? एक तो फर्टिलाइजर का मारा है, फर्टिलाइजर क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते थे और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होके आता है, क्योंकि हम लोग कतर से इंपोर्ट करते हैं, है ना, और रशिया से भी इंपोर्ट करते हैं। तो अब चूंकि कम आ रहा है तो क्या हुआ? लो, वो तो कम आएगा ही। उसके अलावा साउथ वेस्ट मानसून जो है सुपर अल्नीनो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सुपर अल्नीनो है इस साल, तो इस साल बारिश भी कम होगी। बारिश कम होगी, हीट ज्यादा होगी। हीट ज्यादा होगी तो क्या होगा? अच्छा, हीट के ज्यादा होने से सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही डिस्ट्रेस पैदा नहीं होता, प्लांट्स के अंदर भी डिस्ट्रेस पैदा होता है। और जब एक रात के समय में भी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हीट जो है वो कम नहीं हो रही है। पहले मतलब जब सुपर अल्नीनो का ईयर नहीं था या फिर जब हीट वेव्स इतनी इंटेंस नहीं थी आज से कुछ साल पहले, तो क्या होता था कि हीट वेव दिन में चलती थी लेकिन रात को ठंडक हो जाती थी हल्की सी। आजकल क्या है, अब क्या है कि रात को भी ठंडक नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं हीट डोम का बन जाना। यानी कि एक एरिया में, मान लो ये एक एरिया है, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा हीट बजट। सनरेज आती हैं, जमीन गर्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन रात को क्या होता है? यही वेव्स ट्रांसवर्स वेव बन के स्पेस में चली जाती है। जो एब्जॉर्ब की है हीट अर्थ ने, वो रात को वापस एमिट करती है। लेकिन जब अर्बन एक हीट डोम बन जाता है, हीट डोम यानी कि उसी के अंदर वो हीट कैद हो जाती है, वो वापस स्पेस में नहीं जा पाती, तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। और जो अर्बन हीट आइलैंड्स बन रहे हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स की वजह से भी हीट डोम का क्रिएशन होता है। आप लोग देखोगे जहां पर ज्यादा कंक्रीट है, जहां पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रखा है, वहां पे आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। लेकिन जहां पर पेड़ पौधे हैं, घास है, मिट्टी है, नदी है, वहां पे गर्मी कम लगेगी, है ना? तो वो कंक्रीट क्या कर रहा है? वो कंक्रीट हीट को एब्जॉर्ब करके ट्रैप कर ले रहा है। तो इसकी वजह से हीट डोम का क्रिएशन हो रहा है, जिससे रात को भी गर्मी बरकरार रह रही है। अब इस गर्मी से क्या होता है कि दिन में तो हीट है और पेड़ क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन रात को वो भी क्या करते हैं? रात को वो भी
उस हीट जो दिन भर उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया है, उस हीट से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अब रात को भी हीट रहेगी तो प्लांट्स को रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा। रात को प्लांट्स की भी रिकवरी का टाइम होता है। जैसे हम लोग सोते हैं तो हम लोग रिकवर हो जाते हैं, है ना। रात तक थक गए, धूप में खेले कूदे भागे, काम किया धूप में दिन भर, रात तक थक गए, सोए तो वापस सुबह क्या हुआ, एनर्जाइज्ड उठे, एनर्जी के साथ उठे, नई एनर्जी के साथ। यही काम प्लांट्स में भी हो रहा है। लेकिन रात को भी उन्होंने थोड़ी ना एसी लगा रखा है खेतों के अंदर, तो रात को भी उनको क्या नहीं मिल रहा, रात को भी उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर कमी आएगी। ठीक है, एक तो ये है एक्सट्रीम हीट। अल नीनो के बारे में कौन कौन नहीं जानता है, ये बताओ मुझे। क्या होता है अल नीनो? थोड़ा सा गलत है। ठीक है, अनुष्का, अनुष्का अग्रवाल। Yes, sir. अल नीनो No, sir, I don't know. नहीं आइडिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करेंगे आज के बाद। अल नीनो तो वैसे स्कूल में भी आता है। स्कूल में मेरे ख्याल से 7th नहीं 8th 9th क्लास में ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक है। अब शायद आगे पीछे हो गया हो, हमारे टाइम में 8th 9th क्लास में था, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया, काफी ज्यादा चेंज हो गया हमारे टाइम से, है ना। तो कोई बात नहीं, अभी देखेंगे क्या होता है। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आईएमडी जो है, उसने अभी कुछ दिन पहले एक एस्टिमेशन दिया था कि जो बारिश है इस साल इंडिया के अंदर, उसका 35% डेफिसिट रहने वाला है। डेफिसिट यानी कि अगर 100% बारिश हो रही है तो ये है ऑप्टिमम बारिश। 35% डेफिसिट यानी कि लगभग 65% ही बारिश इस साल होगी इंडिया के अंदर, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो खराब है वो है सेंट्रल इंडिया का डेफिसिट 63%, नॉर्थ ईस्ट का 43%, और नॉर्थ वेस्ट के अंदर 5% ज्यादा बारिश होने वाली है। नॉर्थ वेस्ट यानी कि पंजाब हरियाणा वाला रीजन और हिमाचल वाला रीजन जो है, यहाँ पर बारिश ज्यादा होने वाली है सर, बाकी देश में कम होगी बारिश, है ना। तो रिजर्वायर स्टोरेज 30% कैपेसिटी पे, हालांकि पिछले बार एल नीनो में 25% था, और 30% कैपेसिटी पे, तो ऐसा नहीं है कि पानी की कमी हो जाने वाली है, पीने को पानी नहीं मिलने वाला, इस साल पानी मिलेगा आपको। ठीक है, कुछ शहरों के अंदर दिक्कत हो सकती है, जैसे बेंगलोर है, मुंबई है, वहां पे दिक्कत हो सकती है, बड़े शहरों में। ठीक है, अब अल नीनो क्या होता है उसको समझते हैं, आ जाओ। ये दुनिया का मैप है और ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब आप लोगों को पता ही है, इतना तो पता ही है ना कि ये 0 डिग्री लाइन है, इक्वेटर, है ना। ये तो बेसिक है, ये इक्वेटर है। चल जा भाई फ्रेंड। अब चलेगा। ठीक, अब इक्वेटर पे डायरेक्ट हीट पड़ती है किसकी, सन की। सबसे ज्यादा डायरेक्ट हीट इक्वेटर पे पड़ती है सन की, है ना। डायरेक्ट जो सन रेज पड़ती है, परपेंडिकुलर रेज जो बनाती है, वो सन पे बना, वो इक्वेटर पे बनाती है सन की रेज, है ना अनुष्का जी। Yes, sir. कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच में बनाती है सन डायरेक्ट रेज, सन की डायरेक्ट रेज किस एल्टीट्यूड से किस एल्टीट्यूड तक आती है? Sir, I think 23. एंड हाफ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। वेरी गुड। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये क्या है, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 ही क्यों है,
24 क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ का जो टिल्ट है अपने एक्स, जो अर्थ का एक्सिस है वो टिल्टेड है, टेढ़ी है ना, तो वो 23.5 डिग्री टेढ़ी है अपने अर्थ। जो अगर हम अर्थ को ऐसे माने और एक सीधी लाइन खींच दे तो इससे ये जो हमारा एक्सिस है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये जो एक्सिस है, यहाँ पे जो एंगल बनता है ये बनता है 23.5 डिग्री का। इसी वजह से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक की क्या होता है, सन की डायरेक्ट रेज आती है। जैसे 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सीधी रेज पड़ रही होती है, उसको बोलते हैं समर सॉलिसिटाइस। ठीक है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर को सीधी रेज पड़ रही होती है उसको बोलते हैं हम विंटर सॉलिसिटाइस। ठीक है, ये मैक्सिमम है रेंज, सन की मैक्सिमम रेंज है। अब चूंकि सबसे ज्यादा रेंज कहाँ पड़ रही है, इक्वेटर पे, तो ये इलाका गर्म होगा कि ठंडा? गर्म होगा। और कोई भी जगह गर्म होगी तो वहां पर प्रेशर बेल्ट कैसी बनेगी? लो प्रेशर बेल्ट बनेगी, हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी? लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट बनेगी। ठीक है ना अनुष्का अग्रवाल जी, ये बात समझ में आई कि लो प्रेशर बेल्ट क्यों बनेगी? Yes, sir. हाँ, क्योंकि चीजें गर्म होके एक्सपेंड होती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं और दूर दूर होने से वो हल्के हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं, यानी कि लैटिट्यूड में अब उनके राइज आएगा। अब यहाँ Yes, पर sir. राइज आएगा तो क्या होगा, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट से हवा क्या करेगी, इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी, इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी ना, तो हवा इधर से इधर चलेगी, इसको बोलते हैं ट्रेड विंड। ये पेरेनियल विंड है जो हमेशा चलती रहती है दुनिया में। कुछ परमानेंट विंड्स होती हैं, कुछ लोकल विंड्स होती हैं, कुछ सीजनल होती हैं। ठीक है, जैसे मॉनसून सीजनल होती है, रिवर्स होती रहती है हर 6 महीने में, और वो रिवर्स होती है तभी बारिश होती है हमारे यहाँ। ये परमानेंट विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हो गई। इसके अलावा उसके ऊपर रोरिंग 40s है, 40 डिग्री के ऊपर जो चलती है। उसके अलावा फ्रिजिड जोन के अंदर जो एयर परमानेंट विंड चलती है, वो सारी विंड्स हैं दुनिया भर की चलती है। ठीक है, अब इस विंड का क्या इफेक्ट है, ये विंड अगर स्ट्रांग होगी, अगर ये विंड स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, जितना भी गर्म पानी है वो कहाँ आ जाएगा, वो गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा इस विंड की वजह से। जब क्या होगा, ये विंड स्ट्रांग होगी और यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, इस पूरे इलाके में अगर गर्म पानी आ जाएगा, वार्म वाटर आ जाएगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा या ज्यादा? इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो बारिश कम होगी या ज्यादा अनुष्का? Sir, ज़्यादा. ज्यादा बारिश होगी। तो ऐसी परिस्थिति में इंडिया के अंदर क्या होता है, ज्यादा बारिश होती है, इसको बोलते हैं ला नीना। ठीक है, इसको बोलते हैं ला नीना। लेकिन ये तो कब हुआ, जब ट्रेड विंड स्ट्रांग हो गई। ट्रेड विंड नॉर्मल चलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे वार्म वाटर इकट्ठा रहेगा, नॉर्मल मॉनसून आएगा हमारे यहाँ जैसे नॉर्मली आता है हर साल। ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो ये गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है इस एरिया में। गर्म पानी इधर आ जाएगा तो इधर का पानी हो जाएगा कोल्ड। अब पानी ठंडा हो जाएगा तो इवेपोरेशन कम होगा या ज्यादा होगा, और इवेपोरेशन कम होगा तो बारिश कम होगी या ज्यादा होगी, बारिश भी कम होगी। इवेपोरेशन कम होगा तो बारिश भी कम होगी। इस परिस्थिति को बोलते हैं अल नीनो। अल नीनो में बारिश कम होती है या नहीं होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल नीनो। और इस साल क्या है, सुपर अल नीनो। सुपर अल नीनो यानी कि ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा वीक है और सारा गर्म पानी वहां पर इकट्ठा हो गया पेरू के तट पे, पेरू के पास। अब वहां पर बाढ़ आएगी इस साल, पेरू, कोलंबिया, चिली, उन देशों में बाढ़ आने वाली है। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या पड़ने वाला है, सूखा। रिवर्स कर लो, लानीना में, लानीना में हमारे यहाँ बारिश पड़ेगी, वहां सूखा पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया अल नीनो लानीना अनुष्का? Yes, sir. अब अल नीनो है, बारिश कम होगी तो हमारे एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा या खराब? एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा।
एग्रीकल्चर खराब होगा तो हमारी रूरल इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रूरल इकोनॉमी अच्छी होगी या खराब होगी? खराब होगी। रूरल इकोनॉमी खराब होगी, लोगों के पास गांव में पैसा नहीं होगा, तो उनका कंजम्पशन घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। कंजम्पशन घटेगा तो हम लोग जो इंडस्ट्री से बना हुआ सामान खरीद रहे हैं वो कम खरीद पाएंगे या ज्यादा? कम खरीद पाएंगे। कम खरीदेंगे सामान तो इंडस्ट्रीज भी क्या करेंगी? प्रोडक्शन को कम करेंगी। प्रोडक्शन को कम करेंगी तो क्या होगा? लोगों को नौकरी से निकाल देंगी, जॉब लॉसेस होंगे। जॉब लॉसेस क्या करेंगे? फर्दर कंजम्पशन को गिराएंगे, कंजम्पशन फर्दर प्रोडक्शन को गिराएगी, प्रोडक्शन फर्दर जॉब लॉसेस क्रिएट करेगी। तो ये एक विशियस साइकिल है इकोनॉमी का। इसके अंदर गवर्नमेंट या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या रोल है कि वो मार्केट के अंदर पैसे को इंजेक्ट करे इस साइकिल को तोड़ने के लिए। इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा? आरबीआई को पैसा इंजेक्ट करना पड़ेगा। और आरबीआई कैसे पैसा इंजेक्ट करता है? रेपो रेट को कम करके, जिससे कि लोग आसानी से लोन ले सके, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा के, तो कम करके, ताकि बैंक्स के पास ज्यादा पैसा हो लोन देने के लिए, एसएलआर को, सीआरआर को कम करके, है ना। तो ये सारा मैकेनिज्म अभी जिस दिन सीपीआई आएगा, अभी कुछ दिन में आने वाला है, तो ये सारा मैकेनिज्म एमपीसी का हम लोग उस दिन समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंट्रोल करती है। ठीक है। आ जाओ इस पे। तो खरीफ क्रॉप्स के अंदर यही बता रहे हैं कि खरीफ क्रॉप्स के अंदर जो अभी खरीफ क्रॉप सोइंग सीजन है, खरीफ क्रॉप का सर्दियों में काटी जाएगी, सर्दियां जब शुरू होंगी, और काट के हम लोग पराली जला देंगे, है ना। तो खरीफ क्रॉप का अभी वो नीचे आ सकता है। और फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी 4.2% है अप्रैल के अंदर। महंगाई दर जो खाने, फूड की महंगाई दर है खाने की, वो 4.2% है। ये और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि रेजर ब्लेड, यानी कि एक तरफ सुपर अल्नीनो और एक तरफ फर्टिलाइजर की कमी। तो दोनों ही समस्या हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के सामने खड़ी हुई। अब इसके अंदर इन्होंने वेस्टर्न घाट का एग्जांपल लिया है, जिसके अंदर कार्डमम की इडुक्की के अंदर इलायची उगाते हैं। तो वहां पे क्योंकि बारिश कम हुई है, तो इस साल हम लोग अभी तक बो ही नहीं पाए हैं। तो बो नहीं पाए हैं तो हार्वेस्ट देर से होगी। कॉफी है, रबर है, टी है, ये सारी चीजें वहां पर बोई जाती है। ठीक है, नॉट से बढ़ आगे बढ़ते हैं। एक ये आर्टिकल आया, विकसित एंड सुरक्षित। विकसित एंड सुरक्षित क्या कहता है कि भाई हम लोग विकसित तो हो रहे हैं, विकसित भारत की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ है, सुरक्षित है या नहीं है। अभी लखनऊ के अंदर आप लोगों को पता होगा कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई और 15 बच्चे उसमें जल के उनकी डेथ हो गई। दिस इज वेरी चिलिंग, है ना। और नीचे कुछ कॉस्मेटिक्स की शॉप्स थी, पेट शॉप थी, एक पेट शॉप भी थी वहां पर। तो काफी दुखद इंसिडेंट है ना। तो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि हम विकसित तो हो रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, सुरक्षित है। 15 लोग उसके अंदर मर गए। क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट फेलियर की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट फेलियर की क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज इन अनऑथराइज्ड बिल्डिंग, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स के अंदर चल रही है, उसको खत्म करना होगा। जैसे मेरठ के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि शास्त्री नगर पूरा तोड़ दिया। सिर्फ मेरठ के अंदर ही नहीं, पूरे देश भर में ये मुहिम चल रही है। दिल्ली के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी, लखनऊ के अंदर तोड़ दी बहुत सारी बिल्डिंग्स, गोरखपुर, सहारनपुर, ये पूरे देश के अंदर चल रहा है इस टाइम पे कि जितनी भी अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स हैं उनको क्या कर रहे हैं? डेमोलिश कर रहे हैं। लैक ऑफ फायर एग्जिट। अब बिल्डिंग तो बना देते हैं लेकिन उसके अंदर फायर एग्जिट की प्रोविजन ही नहीं करते, क्योंकि जगह बचानी है ना। जगह बचाने के लिए क्या करते हैं? वो जो आप लोग कई बार मॉल में जाते होंगे तो वहां पे लिखा होता होगा, मूवी देखने के लिए जाते होंगे तो वहां पे लिखा होता है इमरजेंसी एग्जिट। अब वो इमरजेंसी एग्जिट को बनाने के लिए तो जगह चाहिए ना। तो वैसे उस जगह को बचाने के लिए, क्योंकि वैसे ही अनऑथराइज्ड है, कोई नॉर्म्स तो पूरे करने नहीं है, तो नॉर्म्स पूरे नहीं करे और अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बना दी तो वो खतरा है। नो प्रॉपर फायर डिटेक्शन सिस्टम, नो फायर सप्रेशन सिस्टम, जो वो स्प्रिंकलर वाला सिस्टम लगा होता है, जैसे हमारे यहाँ ये लगा हुआ है फायर सप्रेशन सिस्टम, तो ऐसा सब जगह नहीं लगा होता, है ना। पुअर इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग। अब कॉपर की वायर होती है एक तो, और एक होती है एल्यूमिनियम की वायर। एल्यूमिनियम की वायर सस्ती आती है लेकिन उसकी कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, वो पहले जल्दी शॉर्ट सर्किट कर जाती है, वो उसमें जल्दी आग लग जाती है। तो कॉपर की वायरिंग करानी चाहिए। ओवर क्राउडिंग हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या, कहीं पे भी कुछ भी हो ओवर क्राउडिंग पहले हो जाती है।
निग्लेक्ट ऑफ म्युनिसिपल नोटिसेस, हालांकि उस बिल्डिंग को नोटिस गया हुआ था, म्युनिसिपैलिटी के नोटिस गए हुए थे कि अनऑथराइज्ड है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। म्युनिसिपैलिटी वाले भी क्या करते हैं, नोटिस देते हैं, जो उनका इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आता है वो भी 1,000-500 रुपए लेके और चला जाता है ना। हालांकि म्युनिसिपैलिटी वाले ज्यादा लेते हैं, 20-25 हजार रुपए लेते हैं। वीक एनफोर्समेंट कुछ है ही नहीं, है ना। विकसित भारत वर्सेस सुरक्षित भारत। अ डेवलप इंडिया कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ सेफ इंडिया। तो सेफ इंडिया बनाना हम लोगों को जरूरी है। इसके अंदर यही बात कह रहे हैं बस, मतलब इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल के अंदर, लेकिन इस आर्टिकल को हल्का सा रीड जरूर कर लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग द रोड टू टाइमली ट्रॉमा केयर इन इंडिया। क्या कह रहे हैं कि टाइमली ट्रॉमा केयर मिलना चाहिए। सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो नॉर्मली लोगों का क्या रिएक्शन होता है, वीडियो बनाने लगते हैं, जैसा भी होता है वीडियो बनाते हैं, ठीक है। मैं तो कह रहा था कि मतलब मेरा तो ये सोचना था कि ज्यादा से ज्यादा इग्नोरेंट हो सकते हैं, कि इग्नोर कर दिया कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। आजकल ये एक बड़ी समस्या और आ गई है कि लोग फोन निकाल के वीडियो तो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। क्यों नहीं करता कोई हेल्प, केस में फंस जाएंगे, है ना। हॉस्पिटल वाले 10 सवाल पूछेंगे, हॉस्पिटल लेके गए तो वहां पुलिस आएगी, पुलिस स्क्रूटनी करेगी, सवाल पूछेगी, है ना। ये सारी समस्याएं हमारे देश के अंदर है, ठीक है। तो इसी समस्या को यहाँ पे एड्रेस करते हुए उन्होंने बोला है कि जो पहला 1 घंटा होता है एक्सीडेंट के बाद, उसे बोलते हैं गोल्डन आवर। क्योंकि उस 1 घंटे में अगर उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट मिल जाता है प्रॉपर, तो उसकी जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर 1 घंटे तक कोई भी उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और सीवियर इंजरी है, तो ब्लड लॉस की वजह से और कारणों की वजह से, ट्रॉमा की वजह से उसकी जान जाने की, उसकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस पहले घंटे को क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं एक्सीडेंट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी, अच्छा, जो जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हैं वो लोग इस केस का नाम भी याद रखेंगे। लेटेस्ट केस है सेव लाइफ फाउंडेशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 2026 का केस है, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंदर इसको डाला गया था। ये इसी समस्या से इसी समस्या को लेके ये लोग गए थे। कौन लोग गए थे, सेव इंडिया, सेव लाइफ फाउंडेशन वाले गए थे। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस जारी किए हैं, वो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है ना। पुराने केसेस देख लेते हैं हल्का सा। एक परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि डॉक्टर्स हैव द ड्यूटी टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल एड टू एक्सीडेंट विक्टिम्स। एक्सीडेंट विक्टिम्स जो है उनको इमीडिएट पहुंचते ही क्या करना है, अटेंड करना है, उनको ट्रीटमेंट देना है। लीगल फॉर्मेलिटीज कैन नॉट डिले द ट्रीटमेंट। लीगल फॉर्मेलिटीज में फंस के कि आपने फॉर्म नहीं भरा, आपको अभी तो पुलिस बुलानी पड़ेगी, पहले पुलिस इसके एफआईआर दर्ज करेगी तब हम ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें नहीं होंगी। ये कब कर दिया था, 1989 में। लेकिन हम लोग आज भी देखते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते डॉक्टर्स। कहते हैं कि जाओ पहले पुलिस में कंप्लेंट करा के आओ, तब हम मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। बहुत सारी जगह ऐसे बोल देते हैं। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के अंदर कहा था, द कोर्ट हेल्ड दैट द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट में वायलेट आर्टिकल 21। क्योंकि सिर्फ जिंदा रहना ही आर्टिकल 21 नहीं है, आर्टिकल 21 उससे बहुत वाइड है। सिर्फ मियर एग्जिस्टेंस, मियर एनिमल एग्जिस्टेंस पे जो हम सांस ले रहे हैं, इससे बहुत वाइड है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, ठीक है। तो राइट टू लाइफ के अंदर क्या बोला कि भाई अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये भी उसके राइट टू लाइफ का वायलेशन है, ठीक है। अब सेव लाइफ फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 के अंदर ये केस डाला गया था, और इसके अंदर गुड समार्टियंस की बात की गई थी। गुड समार्टियंस क्या होता है, जो लोग अच्छे लोग हैं, जो सड़क पे पड़े हुए विक्टिम को, जो जिसका एक्सीडेंट हो गया, जो लोग उसको उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, जिनका बाद में फिर पुलिस हरासमेंट कर रही है। तो क्या कहा, दिस केस गेव लीगल प्रोटेक्शन टू गुड समार्टियंस हु हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। These protections were later incorporated in Section 134A of Motor Vehicles Act 1988 after 2019 amendment। 2019 के अमेंडमेंट के बाद मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी ये सारे प्रोविजंस आ गए कि जो गुड समार्टियंस हैं, जो लोग लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, लेके जा रहे हैं विक्टिम को,
उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला देश के अंदर। जागरूकता अभियान कैसे, गवर्नमेंट ने चलाया, एड्स आते थे टीवी के ऊपर कि अगर आप विक्टिम को लेके जाते हैं तो पुलिस आपसे सवाल नहीं पूछ सकती, ये नहीं कर सकते, तो आप प्लीज जो भी विक्टिम है जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको हॉस्पिटल तक लेके जाए। ऐसे बहुत सारे जागरूकता अभियान गवर्नमेंट की तरफ से चले हैं। ठीक है, मेजर डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है इस बात में? डायरेक्शन 1, इंटीग्रेशन ऑफ इमरजेंसी नंबर। अब भाई हमें यही नहीं पता कि जब हमारा एक्सीडेंट हो गया हमें नंबर कौन सा बनाना है, 100 नंबर मिलाऊं, 112 मिलाऊं, 1089 मिलाऊं, 1091 मिलाऊं, 1033 हाईवे हेल्पलाइन नंबर मिला दूं, कौन सा नंबर, 102 एम्बुलेंस का मिलाऊं, कौन सा नंबर मिलाऊं, यही नहीं पता। तो क्या बोला कि इसको इंटीग्रेट कर दो, बस एक ही नंबर होगा, हेल्पलाइन का एक ही नंबर होगा, 112 पे मिलाओ, सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला, गुड समार्टिन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। तो फिजिकल और डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम डेवलप करने के लिए बोला है गवर्नमेंट को कि अगर गुड समार्टिन्स के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, कोई पुलिस परेशान कर रही है, हॉस्पिटल क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो वो अपने रिड्रेस को क्या कर सके, वो अपने रिड्रेस को वहां पर एड्रेस करवा सके। चाहे पुलिस हरासमेंट है, कोर्ट का समन आ गया है, कुछ आ गया है, तो मेडिकल, तीसरा डायरेक्शन क्या है, मेडिकल रेस्क्यू प्रोटोकॉल। तो नेशनल मेडिकल रेस्क्यू प्रोटोकॉल बनाया है इसके अंदर कि जब किसी का एक्सीडेंट होगा तो उसको किस तरीके से हॉस्पिटल लेके जाना है, और देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फ्रॉम एक्सीडेंट साइट टू हॉस्पिटल। अब भाई एक्सीडेंट साइट से हॉस्पिटल तक जाने के बीच का जो रास्ता है ये भी बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि अगर एम्बुलेंस के अंदर ही उसको इलाज मिलना चालू हो जाए, उसको ट्रीटमेंट मिलना चालू हो जाए, बेसिक उसको पट्टी वट्टी ये सब चीजें मिलनी चालू हो जाए, तो उसकी जान बचाने के लिए, जैसे अगर ब्लड लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा और उसके ऊपर उसको ब्लड लॉस को रोकने के लिए एम्बुलेंस के अंदर कोई सुविधा ही नहीं है, और आधे घंटे तक वो एम्बुलेंस उसको लेके घूम ही रही है, तो आधे घंटे तक तो ब्लड लॉस होता ही रहेगा ना। तो ऐसी सुविधा उसके अंदर एम्बुलेंस के अंदर होनी चाहिए। उसके लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए कहा है कि 3 महीने के अंदर प्रोटोकॉल तैयार करना है, विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, एम्बुलेंस स्टैंडर्ड, नेशनल एम्बुलेंस कोड है एक, तो उसके तहत यहाँ पर क्या किया है कि 112 हेल्पलाइन नंबर जो है ना, 112 नंबर हेल्पलाइन नंबर, उसके साथ सारी की सारी जितनी भी एम्बुलेंसेज है उनको इंटीग्रेट करना। ठीक है, उसके अलावा ईएमटी सर्कुलेशन, ईएमटी सर्कुलेशन यानी कि स्टेट एंड ड्यूटीज मस्ट अडॉप्ट एनसीएएचपी। एनसीएएचपी क्या है, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। उसका क्या करना पड़ेगा, नोटिफाइड इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन करिकुलम एंड एलाइड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग उसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी, सर्टिफाइड पर्सनल क्रिएट किए जाएंगे जो कि इस काम के लिए एक्सपर्ट है। ट्रॉमा रजिस्ट्री, डायरेक्शन 6, ट्रॉमा रजिस्ट्री, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मस्ट इशू गाइडलाइंस फॉर ट्रॉमा रजिस्ट्री डेटा फॉर्मेट विद इन 8 वीक्स। 8 हफ्ते के अंदर किस तरह का ट्रॉमा उसका क्या करना है, गाइडलाइंस इशू करनी है। ट्रॉमा रजिस्ट्री डेटा, एक रजिस्टर क्रिएट किया जाएगा जिसके अंदर ट्रॉमा किस तरीके की इंजरी है, किस तरीके का ट्रॉमा है, वो सारे डेटा, टाइप ऑफ इंजरी, रेस्पॉन्स टाइम की तरह, हॉस्पिटल आउटकम की तरह, तो ये सारा डेटा जब कलेक्ट होगा तो क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर सुधार लाया जा सकेगा। इस डेटा के बिना तो असंभव है। ठीक है, इसके अलावा 7th क्या डायरेक्शन इशू किया, ग्रेडिंग ऑफ ट्रॉमा फैसिलिटी। ग्रेडेड यानी कि हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज मस्ट बी ग्रेडेड एंड डेजिग्नेटेड अकॉर्डिंग टू द ट्रॉमा केयर कैपेसिटी। यानी कि ऐसा नहीं कि मैंने सड़क पे से एक्सीडेंट विक्टिम को उठा तो लिया, अब मुझे यही नहीं पता चल पा रहा है कि मुझे इसे कौन से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मैं पहुंचा एक्स हॉस्पिटल, एक्स हॉस्पिटल वालों ने कह दिया जी हमारे तो ये फैसिलिटी नहीं है, हम उसको बचा ही नहीं पाएंगे, उसको वाई हॉस्पिटल ले जाओ। अब मैं जा रहा हूँ वाई हॉस्पिटल, तो क्या होना चाहिए, एक ग्रेडेड सिस्टम होना चाहिए कि किस ग्रेड के हॉस्पिटल कहां पर है और मुझे तुरंत पता चल जाए, जिससे कि मैं सही हॉस्पिटल में पहली बार में पहुंच जाऊं। ठीक है, इसके अलावा पीएम रथ स्कीम है, पीएम रथ स्कीम को भी यहाँ पर इंटीग्रेट करने की बात की गई है। पीएम रथ स्कीम वही एम्बुलेंस वाली स्कीम जो है ना, तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर पीएम रथ स्कीम भी आती है। एक है मास अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा जिससे कि लोगों को पता चल सके, क्योंकि 1989 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो अभी तक लागू नहीं हुआ क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। लोग उसको देख ही नहीं रहे कि विक्टिम को अगर हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो पुलिस हमसे पूछताछ नहीं कर सकती या हॉस्पिटल हमसे पूछताछ नहीं कर सकता। तो वो 1989 का जजमेंट अभी तक पूरी तरीके से समाज के ऊपर लागू नहीं हुआ। क्योंकि मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था कि अगर रोड पे विक्टिम पड़ा है आप क्या करोगे, आपने कहा वीडियो बनाएंगे सर। उसको उठा के लेके नहीं जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। ठीक है,
इंडियाज नेक्स्ट चैलेंज फ्रॉम इन्वेंशन टू ग्लोबल स्केल। ठीक है, इसके अंदर ये बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि हम लोग भाई साहब इन्वेंशन तो कर रहे हैं। हम लोगों ने 1990s के अंदर ही सेमीकंडक्टर की जो इम्पोर्टेंस है उसको पहचाना और हमने उसको इनोवेट किया, उसके अंदर हमने काम करना शुरू किया। हमारा सुपर कंप्यूटर है परम, तो परम सुपर कंप्यूटर भी हमारा काफी रोबस्ट है ग्लोबल लेवल के ऊपर, अगर हम देखें तो काफी अच्छा काम करता है ना। तो हम लोग इनोवेट तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको कॉमर्शियली स्केल नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम उन चीजों को जो हम इनोवेट भी कर रहे हैं उनको एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, है ना। तो इसके अंदर यही बात कही है। इस आर्टिकल को पढ़ना है आप लोगों को, ये मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए छोड़ रहा हूँ। और एक आर्टिकल और मैंने आप लोगों के लिए निकाला है पढ़ने के लिए, फॉरेन डोनेशंस के ऊपर। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फॉरेन डोनेशंस के ऊपर, अभी जो नए नियम आए थे एफसीआरए को लेके। हालांकि इसको हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी सर की क्लास का टाइम हो गया है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा लंबा इसको खींच नहीं सकते। एक बस अच्छा, आप लोग एक काम करना, इस वाले आर्टिकल को छोड़ देना, इसको हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल पढ़ना, दिस इज नॉन टेक्निकल और बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल है कि हम लोगों ने, इंडिया ने कैसे कैसे यूपीआई को डेवलप किया। इनोवेशन तो हम लोग कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर हमने डेवलप किया, सेमीकंडक्टर हम लोगों ने उसके अंदर भी डेवलपमेंट किया, लेकिन स्केल नहीं कर पाए, हम बेच नहीं पाए दुनिया को। एक तो ये आर्टिकल आप लोगों को खुद से पढ़ना है, ये वाला छोड़ देना है, ये मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके अलावा ये पढ़ना है लो फर्टिलिटी फ्यूचर, इसके बारे में भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। एनएचएफएस का डेटा जब आया था तब भी हम लोगों ने देखा था कि जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से भी नीचे आके 1.9 पे आ गई है इंडिया की, यानी कि अब पॉपुलेशन डेक्लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो पॉपुलेशन डेक्लाइन से क्या क्या समस्याएं आएंगी, एक समय के बाद एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, बूढ़े लोग ज्यादा हो जाएंगे, जवान लोग कम हो जाएंगे, तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन पड़ेगा। तो ये इसके अंदर दे रखा है, इसको आप लोगों को रीड करना है। बस आज के लिए इतना ही, और जिसका भी कोई भी डाउट होगा ना उसको हम लोग कर लेंगे, क्योंकि सर की क्लास का टाइम हो गया है।